हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया हेल्थ और स्पिरिट्स में होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनमो की कुछ सीरीज़। इसमें मैं अब इस आज वाले लेक्चर में बात करूंगा मैं इनवेरिएंस की। जो अपने इनमो में जो पेपर आते हैं या इनमो का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कई बार इनवेरिएंस से रिलेटेड आए थे। जनरली जब हम IUQM वगैरह की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इनके बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक आउटलुक लेके हल्का फुल्का सा हम सीख लेते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा और पहले इनवेरिएंस का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो इस लेक्चर से मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप कुछ सीख पाए इनवेरिएंस में हम क्या होता है और क्या कैसे क्वेश्चन के लिए हम टैकल करें। तो थोड़े से क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूं आज के लिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनवेरिएंस की। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैथमेटिक्स की टर्म्स में इनवेरिएंट क्या प्रॉपर्टी होती है, विच रिमेन्स अनचेंज आफ्टर सर्टेन ऑपरेशंस। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हम बार बार करते जा रहे हैं, कोई इवेंट बार बार होते जा रहा है, तो कोई चीज अनचेंज रहती है, मतलब हमें दिख रहा है कि कुछ चीज फिक्स रहती है बार बार करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्टेन टाइप और आर अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स, मतलब बार बार हम कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हम कुछ देख रहे हैं पैटर्न सा बन रहा है जो फिक्स रहता है। जनरली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में जो पैटर्न बनता है, या तो सम सेम रहता है बार बार, या डिफरेंस सेम रहता है, या हम देखते हैं कुछ इवन ऑड की पैरिटी टाइप कुछ बैठ रहा है क्या। मतलब हमें कुछ इस तरीके का दिखता है कि बार बार कोई चीज सेम आ रही है बार बार प्रोसेस करने पर। लेकिन ये हमें तभी पता चलता है जब हम कुछ स्टेप्स करके देखें। मतलब मेरी एडवाइस ये है कि जब भी क्वेश्चन आए तो पहला थोड़ा सा सोचें, 5 7 6 आप स्टेप्स लिखें उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, कि आगे जाके या तो कुछ सम सेम रह रहा है, या डिफरेंस, या कुछ इवन क्वांटिटी आ रही है, या ऑड क्वांटिटी आ रही है, या प्रोडक्ट सेम रह रहा है। तो अगर वो चीज इनवेरिएंट है तो हम बहुत इजीली फिर हम आगे वाला पैटर्न फॉलो करके हम लास्ट स्टेप के बारे में सोच सकते हैं। जनरली क्या कहता है कि ऐसे शुरुआत करी एक प्रोसेस की, तो भाई हमें बताओ लास्ट में क्या आउटकम आएगा, या इस तरह का नंबर बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब आज हम देखेंगे भी, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा अभी। तो सबसे पहले इनवेरिएंस का एक बहुत इजी सा एक मतलब इनवेरिएंट का मतलब है विच रिमेन सेम। इन जनरल अगर मैं बात करूं, जो चीज सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, दैट इज इनवेरिएंट। हमें वो चीज पकड़नी है, ठीक है। या कुछ चेंज भी हो रहा था, वो किस पैटर्न पे चेंज हो रहा है। तो मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, पहले इनवेरिएंट क्या है इस क्वेश्चन में वो बता रहा हूं। बहुत कॉमन से क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं। ये आपको कई सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं उसमें आर्थर एंजल वाली बुक में मिल जाएंगे। आपसे क्या कह रहा है कि ये कोई एक पॉइंट है a कॉमा बी, जहां पे जो y कोऑर्डिनेट, आपको ये तो पता ही होगा a कॉमा बी में एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसा से कम है, तो कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा है वो। वी जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये x नॉट y नॉट पहला पॉइंट है, x नॉट a है, y नॉट b है। फिर अगर मेरे को आगे के कोऑर्डिनेट निकालने तो उसके लिए ये फॉलो करना है मेरे को पैटर्न, कि xn+1 इज जो इससे पहले वाला कोऑर्डिनेट है उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीन है। yn+1 निकालने के लिए दे रखा है ये बेसिकली yn+1 इज व्हाट, हार्मोनिक मीन है x1 और yn का। खैर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है एपी जीपी एचपी से, मतलब जस्ट एक दिख रहा है रिजल्ट, तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये जो कोऑर्डिनेट निकाल रहा है क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, व्हाट इज द इनवेरिएंट हियर, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो अगर मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैंने कुछ लोकेट कर दिया P पॉइंट A कॉमा B, ठीक है। मेरे से कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट से बड़ा है, ठीक है। ये मेरे को गिवन है, ठीक है बच्चों। अब ये भी मेरे को गिवन है कि x नॉट जो है वो a है, y नॉट जो है वो b है। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक तरीके से x नॉट y नॉट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं दिस इज x नॉट y नॉट, ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगर मेरे को आगे वाले कोऑर्डिनेट पता करने हैं, मैं आपसे कहता हूं भाई x5 कुछ रिजल्ट निकलवा लूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x5 इंटू y5, या इस तरह की कुछ भी अगर मैं निकलवाना चाहूं तो मैं देख सकता हूं यहां पर। इफ आई टॉक अबाउट x1, इफ आई टॉक अबाउट x1, तो भाई क्या होगा x1 अगर मैं आपसे कहूं,
एक मिनट, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं x1 y1 क्या होगा बच्चों? अगर मैं x1 की बात करूं तो इस रिजल्ट से ये मेरे को गिवन है, n को अगर मैं 0 रख दूंगा तो x1 क्या हो जाएगा भाई? x0 प्लस y0 बाई 2। साफ साफ दिख रहा है। नाउ हाउ मच इज x0 प्लस y0? दिस इज a, दिस इज b। तो बच्चों क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये a प्लस बी बाई 2, यानी कि ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट था a b, इसका मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन। इसी प्रकार अगर मैं y1 कोऑर्डिनेट की मतलब y1 की बात करूं तो y1 कितना आ जाएगा भाई? यहां पर अगर मैं देखूं 2x0 y0 अपॉन x0 प्लस y0, यही तो आएगा। हाउ मच आर दीज कोऑर्डिनेट्स? x0 y0 क्या था भाई? इनकी वैल्यूज रख दें तो तुम देख सकते हो x1 y1 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं x2 y2 की बात करूं, एक और निकाल के देखते हैं, धीरे धीरे एक दो निकालेंगे, आपको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। व्हाट इज कांस्टेंट हियर, मतलब मैं इसमें ऐसा क्या देख सकता हूं कि मेरे को लगे कि भाई कुछ पैटर्न चल रहा है। x2 की अगर मैं बात करूं तो n को 1 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? पिछले वाले जो कोऑर्डिनेट है उनका मीन। हाउ मच इज x1 प्लस y1 बाई 2? अगर मैं आपसे पूछूं, x1 था मेरे पास a प्लस बी बाई 2, y1 है 2ab अपॉन a प्लस बी बाई 2, यही तो था मेरे पास। अगर मैं x1 की बात करूं और x2 की बात करूं तो यही तो रिजल्ट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया x2 y2। एक बार y2 भी निकाल लेते हैं, फिर हो सकता है पिक्चर और अच्छी लगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे y2 की बात भी कर लेता हूं, नहीं तो फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मेरे को। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 2x1 y1 अपॉन x1 प्लस y1, यही होगा ना x2। यहां पर अगर मैं n को 1 रख दूंगा तो ये 2x1 y1 अपॉन x1 प्लस y1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो कितना आ गया? 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2, और भाई y1 कितना था अपने पास? y1 था 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाय, देखो सही लिख दिया क्या? तो ऊपर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा भाई? ये इससे गया, ये इससे गया, नीचे अभी एज इट इज रहने देते हैं। तो दिस इज 2ab अपॉन a प्लस बी बाई 2 प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या कुछ चीज समझ में आ रही है? पहले था ये x1 y1, फिर मैंने निकाला x2 y2। अब ऐसे अगर मैं x3 y3 निकालूंगा तो मतलब तुम्हें दिख रहा है कि थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा, या इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे। लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस करो यहां पर, हालांकि मेरे को यहां पर भी दिख रही थी वो चीज, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं x1 इंटू y1 करता हूं तो क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2 से a प्लस बी बाई 2 कट जाएगा तो ये a इंटू बी आ जाएगा। नाउ इफ आई फाइंड x1 इंटू y1, शुड आई राइट दिस टू बी ab? क्यों भाई? a प्लस बी बाई 2 इंटू, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, वैसे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। शुड आई राइट ab? ऑल्सो अगर मैं आपसे कहूं x2 y2 मल्टीप्लाई करो, मतलब जो अगला पॉइंट है P2 मान लेते हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, तो इसका जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है तो x2 y2, तो x2 y2 कितना था भाई? a प्लस बी बाई 2 प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 भी था, आई सपोज, देख लेते हैं भाई, ये था इनटू, और y2 कितना है? 2ab अपॉन a प्लस बी बाई 2 इंटू, और ये कितना है? प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो साफ साफ अगर देखो तो तुम्हें यहां पर भी ये a इंटू बी नजर आ रहा है, ये मेरे को क्लियरली यहां से भी नजर आ रहा है। अब मैं x3 y3 x4 y4 तो नहीं निकालने जा रहा हूं, तो अगर मैं सीधी बात करूं, अगर मैं xn प्लस y1 xn प्लस 1 इंटू yn प्लस 1 की बात करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये xn इंटू yn आ जाएगा।
और xn इंटू वाई एन, अब आप देख सकते हो जब x1 y1 ए बी आ रहा है, x2 y2 ए बी आ रहा है, तो इसी तरीके से x3 y3 ए बी एंड सो ऑन xn yn भी क्या आ जाएगा, a इंटू बी। दैट मीन्स मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है वो कैसा आ रहा है, वो फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ए और बी, क्योंकि ए और बी फिक्स है। सो व्हाट आई कैन से हियर, प्रोडक्ट of abscissa and ordinate of a point is constant, मतलब invariant. Therefore x1 y1 is equal to x2 y2 x2 into y2 is equal to x3 into y3 is equal to xn into yn will be equal to a into b. Therefore मैं साफ साफ कह सकता हूं xn plus 1 into yn plus 1 will be what, ab. Therefore the invariant here is the product, invariant is a into b. ये यहां पर इन्वेरिएंट है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। तो इतना समझ में आया है बच्चों क्या कि इन्वेरिएंट क्या है यहां पर, क्योंकि मैं यहां पे आपसे कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 है, x2 y2 है, यहां पे आपसे xn plus 1 yn plus 1 या x5 y5 कुछ भी निकलवा सकता है। मेरे को यहां पे दिख रहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2xn yn आएगा, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता था xn plus 1 इंटू yn plus 1 इज इक्वल टू xn इंटू yn। मैं यहाँ पे सीधे सीधे स्टार्टिंग में भी ये लिख सकता था, और फिर आप n को 0 रखो, देखो साफ साफ दिखेगा, n को 0 रखो तो x1 y1 आ जाएगा x नॉट y नॉट, तो a भी आ जाएगा, फिर x2 y2 आ जाएगा x1 y1 के बराबर। तो सिमिलरली xn प्लस 1 इंटू yn प्लस 1 जब xn yn के बराबर होगा तो वो a इंटू बी के बराबर आ जाएगा। तो हर बार आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट्स या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या है, a इंटू बी है, एंड दैट इज द इनवेरिएंट हियर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, उम्मीद है आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा कि इनवेरिएंट होता क्या है। अब कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं जो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं इनके सॉल्यूशंस भी आपको दिखा दूंगा अभी कि कैसे लिखना है ना, जो अगर इनमो में लिखना है या इन फ्यूचर अगर कभी किसी और एंट्रेंस में आता, सब्जेक्टिव एंट्रेंस में आता, तो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 सच दैट द रिजल्ट कैन बी 0। मुझे इसको लिखना है ऐसे कि क्या ये रिजल्ट कभी 0 आ सकता है, इनका जो सम है, दैट इज माई प्रॉब्लम। अब ये कैसे पता करूं भाई, मुझे मतलब जस्टिफाई भी करनी है ये बात, ऐसा नहीं है कि खाली मैंने हाँ या ना बोल दिया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या होगा ही होगा या ना नहीं होगा। आई हैव टू जस्टिफाई दिस। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस में अब क्या करें, यहाँ पे तो मैंने 6 ही नंबर्स दिए, ज्यादा भी दे सकता था मैं 100 भी दे सकता था, है ना, कुछ और भी मैं रिजल्ट दे सकता था। तो क्या कभी अगर मैं सम की बात करूं 1 से लेके 6 तक की, इसमें बीच में कभी प्लस या माइनस कहीं पे भी लगा सकता हूं मैं, तो क्या कभी नेट रिजल्ट 0 आ सकता है? दैट इज द प्रॉब्लम। तो क्या करें भाई, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर लिख लेंगे कैसे लिखना है। अगर मैं आपसे कहूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस पूरे का अगर मैं सम निकालता हूं तो कितना आ रहा है बच्चों उसका सम, जरा ऐड करो, n + 1/2 21 लिख दूं क्या, 11 15 ऐसे भी जुड़ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है कि ये मैं को 0 लाना है। अगर मान लीजिए मैं बीच में कहीं पे नेगेटिव ले लेता हूं, सपोज मैं यहां पर से -3 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या फर्क पड़ेगा भाई, व्हाट विल बी द चेंज इन द रिजल्ट, मेरे पास आ जाएगा 15। मैं कहीं और भी माइनस लगा सकता हूं, 2 माइनस भी लगा सकता हूं, एक और माइनस लगा देते हैं, मान लीजिए ये ना लेके मैं कुछ और ले लेता, मान लीजिए ये ले लेता, तो इस बार कितना आ रहा है सम, अगर तुम देखो 6 12 में से 9 गया, 3 आ गया। हो क्या रहा है, क्या कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या रहा है कि मेरे पास जो सम आ रहा है, जिस भी टर्म पे मैं माइनस लगा दे रहा हूं,
मतलब अगर मैं किसी टर्म बी पे माइनस लगा दे रहा हूं तो सम कितने से कम हो जा रहा है, 2b से कम हो जा रहा है। जैसे मैंने 3 घटाया तो 2b 6 घट गया। यहां पर मैंने 4 और 5 पे लगाया, टोटल सम 21 था, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, 18। 8 और 10 18 घटाया तो देखो 3 रह गया सम। तो क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो कि जब भी मैं कोई टर्म पे नेगेटिव लगाता हूं तो वो जो मेरा सम था मैक्सिमम 21 वो कितने से रिड्यूस हो जा रहा है, इवन नंबर से रिड्यूस हो जा रहा है। बात दिख रही है कि पहले 21 था सम, मैंने 3 पे माइनस लगाया तो 6 कम हो गया, इवन नंबर से कम हो गया 15 आ गया। मैंने यहां पे माइनस लगाया तो देख सकते हो 18 इवन नंबर है, इससे कम हो रहा है। यानी कि माय नेट रिजल्ट इज डिक्रीजिंग बाय एन इवन नंबर। और इनिशियली अपने पास क्या था, 21 था। 21 कैसा नंबर है, ऑड। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अब क्या करूं। तो देखो यहां पे इनवेरिएंट कुछ नजर आ रहा है। इनवेरिएंट मतलब कोई चीज ऐसी नजर आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही है। यहां पे इनवेरिएंट क्या आ रहा है, रिडक्शन बाय इवन नंबर, क्योंकि ये रिड्यूस हो जा रहा है, रिड्यूस बाय इवन नंबर। जो नेट सम है, यहां पे भी मैंने 4 और 5 पे लगाया, तो यहां पे भी देखो जो 2b से माइनस करा ना मैंने, तो रिडक्शन बाय या डिक्रीज्ड बाय इवन नंबर, यहां पर भी 2b। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, जो मेरा नेट सम होगा वो इवन नंबर टाइम्स कम होगा या इवन वैल्यू कम होगा। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू कैसी आएगी, ऑड। देख सकते हो ना, ऑड में से इवन घटाओगे तो कैसा आता है। अगर मैं एक ऑड नंबर लूं उसमें से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो वैल्यू कैसी आती है बच्चों, ऑड आती है, नहीं आती है। 21 में से मैंने 6 घटाया, ऑड आया वैल्यू 15। 21 में से 18 घटाया, ऑड आया वैल्यू 3। यानी कि जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा वो कैसा बचेगा, ऑड वैल्यू वाला बचेगा। और मुझे तो क्या लाना था, 0। तो क्या ये कभी पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 तो इवन नंबर है। और अपने पास ये पता चल चुका है कि जो इनवेरिएंट है, वो जो रिडक्शन है वो क्या है, इवन नंबर से रिड्यूस होगी क्वांटिटी। दैट मीन्स अपने पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो ऑड वैल्यू बचेगी। तो 0 तो कभी नहीं आएगा, बिकॉज 0 इज एन इवन नंबर। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो यानी कि जब भी रिडक्शन होगा या जब भी वैल्यू रिड्यूस होगी वो किसी ना किसी इवन नंबर से रिड्यूस होगी, और फाइनल जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, वो एक ऑड नंबर बचेगा। इसलिए 0 कभी भी नेट सम नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे प्लस और माइनस किसी कहीं भी माइनस लगा लूं यहां पर या प्लस लगा लूं, इनको आपस में प्लस माइनस को चेंज कर लूं, तो कभी भी नेट रिजल्ट 0 नहीं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। इनवेरिएंट बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो लिखना कैसे है मैं वो भी दिखा देता हूं भाई आपको। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज 21 विच इज ऑड, ठीक है ना। नाउ व्हेनेवर वी कैन चेंज एनी ऑफ द प्लस साइन विद द माइनस साइन, द रिजल्ट विल चेंज बाय एन इवन नंबर। वही जो मैंने आपको बात बताई थी, जो नेट रिजल्ट है वो इवन नंबर से चेंज होगा। तो आफ्टर ईच स्टेप वी विल गेट द नेट सम एज द ऑड वैल्यू। बट व्हाट इज 0, 0 इज इवन। मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो ऑड बचेगी। तो यहां पे देख भी सकते हो, सो आफ्टर ईच स्टेप वी विल गेट द नेट सम एज ऑड वैल्यू, बट 0 इज एन इवन नंबर, so we cannot add or subtract the numbers from 1 to 6 so as to finally get the net result to be 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आया होगा, है ना, मजा आया होगा इस सवाल में। चलो अब थोड़ी सी और अकल लगाते हैं, जरा पढ़ो पहले तो क्वेश्चन, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। और मेरी एडवाइस ये है, पहले खुद ट्राई करना, है ना। मतलब ये क्वेश्चन जो इनमो में आते हैं या आरएमओ में आते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से शुरू हो जाए। तो एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ें, 5-10 मिनट सोचें कि भाई क्या कह रहा है, थोड़ा सा लिख के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या कह रहा है, वी हैव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 4n - 1, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 4n - 1 नंबर्स हैं। In one move we can replace any two integers by their difference। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस कि दो नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं,
उनको मैंने रिप्लेस कर दिया उनके डिफरेंस से। प्रूव दैट एन इवन इंटीजर, नाउ व्हाट हैज टू बी प्रूव, मैंने आपको आंसर भी दे दिया, इस बार आपको प्रूव करना है। एन इवन इंटीजर विल बी लेफ्ट आफ्टर 4n - 2 स्टेप्स। इतने कदम चलने के बाद या इतने स्टेप्स चलने के बाद मेरे पास जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, विल बी लेफ्ट विद एन इवन इंटीजर, ये कह रहा है वो। तो मेरी एडवाइस यही है कि एक बार पॉज करें इस स्क्रीन को, है ना, सोचें कैसे करना है। मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम देना इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करना, फिर मैं अब इधर समझाने जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो भाई अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। 4n - 1 कह रहा है ना, हाँ तो 7 कैसा नंबर है भाई, 4n - 1 है ना, हाँ ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी दो ऑड इंटीजर्स, अगर मैं कोई से भी दो इंटीजर उठा लूं और उनको उनके डिफरेंस से रिप्लेस कर दूं तो फाइनली मेरे पास क्या इवन नंबर बचेगा। तो अगर मैं देखूं, मैंने मान लीजिए 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, इसमें से इसको घटाता हूं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो मेरे पास 6 नंबर्स बचेंगे। कहने का मतलब है कि एक स्टेप करने के बाद एक नंबर कम हो जाएगा। मैंने एक इवन एक ऑड लिया था, कुछ और ले लेते हैं, दोनों इवन ले लेते हैं, 1 1 4 और 6 ले लेते हैं, तो इन दोनों में घटाएंगे 6 में से 4 तो 2 बचेगा, तो 2 स्टेप के बाद 2 एलिमेंट बचेंगे। यानी कि ये तो समझ में आ गया, एक एलिमेंट कब बचेगा, जब मैं कितने स्टेप्स चलूं, 4n - 2 स्टेप्स चलूं। टोटल मेरे को 4n - 2 स्टेप्स चलने हैं, ये बात समझ में आ गई। मुझे अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, 4n - 2। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 7 एलिमेंट है तो मुझे कितनी बार चलना पड़ेगा, 6 बार, तभी एक एलिमेंट बचेगा। वो कह रहा है कि जो लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, जब मैं 4n - 2 स्टेप चलूंगा, ओनली 1 एलिमेंट विल बी लेफ्ट। ये बात समझ में आ रही है, विल बी लेफ्ट आफ्टर 4n - 2 स्टेप्स। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इतना चल लूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा फाइनली। अब वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इवन इंटीजर, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ये देखना है। तो तुम देख रहे हो, जब मैंने पहले लिया था एक इवन एक ऑड, तो ये कैसा नंबर बच रहा था, ऑड, ठीक है भाई। फिर मैंने 6 और 4 लिया, दोनों इवन लिए, तो 6 में से 4 गया, 2 आया, ठीक है। अब और भी कोई ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 5 और 1, तो 5 में से 1 गया, क्या आया, 4 2 7, मतलब एक एलिमेंट और कम हो गया। अब ये करने पर हमें क्या समझ में आ रहा है, मैंने एक्चुअली में जो डिफरेंस लिया वो मॉडुलस ले लिया, पॉजिटिव, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वी कैन रिप्लेस एनी टू इंटीजर्स बाय देयर डिफरेंस, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो फाइनली ये देखना है कि वो इवन इंटीजर आता है कि नहीं आता लास्ट में। तो भाई अब कैसे सोचे, मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेप चले, एक एक एलिमेंट तो कम होता जा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे घटाता जाऊं, मतलब 6 स्टेप चलूं, 3 तो मैंने कर दिए, 1 2 3, आप लिख के भी देखना चाहो तो देख लो, लेकिन अब मेरे को तो जनरलाइज करना है, मुझे तो एक्सप्लेन करना है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, फाइनली जस्टिफाई कर पाऊं मैं अपने रिजल्ट को। क्या करें भाई, कैसे जस्टिफाई करें, कुछ समझ में आ रहा है। अगर तुम देखो, मैंने यहां पे जो करा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, वो क्या किया है, मैंने शुरुआत में एक इवन और एक ऑड नंबर उठाया, अच्छा एक और चीज, यहां पे 7 एलिमेंट है, मैंने 4n - 1 लिया, इसमें से जो मेरे पास ऑड इंटीजर है वो कितनी क्वांटिटी में, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर मेरे पास कितने हैं बच्चों, यहां पर अगर मैं देखूं 1 3 5 7 4 हैं, और इवन इंटीजर कितने हैं मेरे पास यहां पर 3, ठीक है भाई। 7 में से 4 ऑड इंटीजर है, 3 इवन इंटीजर। जब मैंने 2 और 3 को लिया, तो जब 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, तो मेरे पास क्या आया था भाई, यहाँ पे 1 1 था ना ये, हाँ 6 एलिमेंट बचे थे, राइट। तो तुम देख रहे हो, जब मैंने एक इवन एक ऑड हटाया, तो इवन और ऑड को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, ऑड नंबर आया मेरे पास, यानी कि ये बचे 6 एलिमेंट। अब जरा नोटिस करो यहां पर,
यहां पर कितने ऑड और कितने इवन है? 1 2 3 4 ऑड इंटीजर्स कितने हैं मेरे पास? यहां पर अभी भी 4 है, पहले भी 4 थे, लेकिन इवन इंटीजर्स कितने रह गए? 2। 4 और 6, सिर्फ 2 ही इंटीजर्स रह गए। यानी कि हुआ क्या, जब मैंने इवन और ऑड को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ऑड नंबर्स की संख्या में कोई फर्क नहीं आया। ऑड नंबर्स पहले भी 4 थे, अभी भी 4 ही हैं, इवन इंटीजर कम हो गए। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं भाई। अगला स्टेप मैंने क्या किया, अब मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे आया, मैंने 6 और 4 को ले लिया, दोनों इवन इंटीजर उठा लिए मैंने, है ना। यहां पे दोनों इवन इंटीजर उठा लिए, तो जब इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट किया तो इवन ही आया। मेरे पास बचे 5 एलिमेंट। लेकिन अगर तुम देखो, ऑड इंटीजर्स अभी भी कितने हैं मेरे पास? 4। इवन इंटीजर कितने हैं? 1 रह गया। यानी कि जब मैंने पहले मेरे पास 3 थे, अब 1 रह गए इवन इंटीजर। क्या समझ में आ रहा है? जब मैंने इवन और ऑड को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ऑड इंटीजर्स की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने इवन में से इवन घटाया तो इवन इंटीजर्स की जो संख्या है वो क्या हुई? पहले मेरे पास 2 थी, तो अब कितनी रह गई? 1 रह गई। इवन इंटीजर्स की संख्या कम होती जा रही है, यहां पर भी 1 कम हुई, यहां पर भी 1 कम हुई। ऑड इंटीजर्स की वैल्यू या ऑड इंटीजर्स की जो नंबर्स हैं वो 4 ही हैं, संख्या सेम ही है। तो लेट्स सी हियर व्हेन वी ट्राइड द डिफरेंट वन। यहां पे मैंने क्या किया था, 5 और 1, 2 ऑड नंबर्स को घटाया। तो तुम देख सकते हो, जब मैंने 2 ऑड नंबर्स को घटाया तो मेरे पास क्या आया? ऑड नंबर्स को घटा के इवन नंबर आया। तो मेरे पास क्या बचा? ऑड इंटीजर कितने बचे इस बार? 2। ऑड इंटीजर बचे 2 और इवन कितने हैं? मतलब जब मैंने ऑड में से ऑड घटाया तो इवन इंटीजर बढ़ गया। तो भाई अब इससे हो क्या रहा है? मेरे से तो ये कह रहा है जब आखिरी का स्टेप आएगा उसमें एक इवन इंटीजर बचना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। मतलब आंसर तो दे ही रखा है मेरे को, मुझे अब जस्टिफाई करना है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सही है। क्या करें भाई? कुछ नोटिस कर रहे हो? ये जो मैंने 2-3 स्टेप चल के दिखाए हैं, इसमें कुछ नोटिस कर रहे हो? अगर तुम देखो, ऑड इंटीजर्स की संख्या नंबर्स यहां पे कैसी थी? 4, इवन थी। फिर फर्स्ट स्टेप करने के बाद अब सेकंड स्टेप पे गए तो यहां पे भी ऑड इंटीजर्स की वैल्यू कितनी थी? 4, ये भी इवन थी। जब मैंने तीसरा स्टेप चला, 4 से 2 पे आया तो ऑड इंटीजर्स की संख्या कितनी है? अभी भी इवन है। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑड इंटीजर्स जितने भी हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में रहेंगे। अगर स्टार्टिंग में इवन नंबर्स क्वांटिटी थी उनकी, मतलब ऑड इंटीजर्स या तो 2 मतलब 2 के मल्टीपल में घटेंगे या वो अनचेंज रहेंगे, या मतलब जैसे मैंने यहां पर दिखाया ऑर्डर इवन, तो यहां पे जितने ऑड थे उतने ही ऑड थे। इवन और ऑड माइनस करने पर क्या हुआ? इवन क्वांटिटी कम होगी, एक इवन इंटीजर कम हुआ। लेकिन जब मैं ऑड में से ऑड घटा रहा हूं तो क्या हो रहा है? ऑड इंटीजर्स 2 के मल्टीपल में कम हो रहे हैं, और जब इवन में से इवन घटा रहा हूं तो ऑड इंटीजर्स की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स ऑड इंटीजर्स विल डिक्रीज बाय अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना, बाय अ मल्टीपल ऑफ 2, और इट विल रिमेन अनचेंज। मल्टीपल ऑफ 2 भी क्या? इट विल डिक्रीज बाय 2 or it will remain change. That is, odd integers will remain even in quantity after every step. If we have what? We are having even integers in the original equation. तो odd integers की संख्या मेरे पास even है। तो अब तुम देख सकते हो लास्ट में तो एक ही इंटीजर बचेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब एक इंटीजर बचेगा आखिरी में तो एक नंबर तो क्या है? ऑड नंबर है। उस केस में जब लास्ट में एक संख्या बचेगी तो ऑड इंटीजर तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑड इंटीजर्स हमेशा कैसी आती है? इवन क्वांटिटी में आती है। तो हेंस द लास्ट नंबर विच विल बी लेफ्ट आफ्टर द 4n-2 ऑपरेशंस विल बी हैविंग एन इवन इंटीजर। क्लियर है ये बात मैंने क्या बताई? है ना बच्चों? सोच पा रहे हो क्या कह रहा हूं? कि जब मेरे पास 1 से लेके 4n-1 तक के नंबर्स हैं तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? अब लिखेंगे कैसे? As we have
2n odd integers from 1 to 4n minus 1. Now 2n is even number, मतलब ऑड नंबर्स जो है मेरे पास वो इवन क्वांटिटी में है, इवन संख्या में है. नाउ वी नो क्या, ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर गिव्स इवन नंबर. तो यानी कि जब मैं ऑड में से ऑड घटाऊंगा तो ऑड नंबर्स की जो संख्या है, ऑड नंबर्स की जो क्वांटिटी है वो 2 से कम हो जाएगी. सो when we subtract an odd number by a odd number, so when we subtract an odd number by a odd number या by an odd number, the quantity of odd numbers will decrease by 2. जब मैं ऑड में से ऑड घटाऊंगा तो ऑड नंबर्स की जो संख्या है वो 2 से कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो ऑड नंबर्स की क्वांटिटी है वो इवन ही होगी रिमेनिंग नंबर्स में से. नाउ if we perform odd minus even और even minus even, इनमें से कोई सा भी परफॉर्म कर लो आप स्टेप, the quantity of odd numbers will remain even या will not change, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस जो क्वांटिटी है वही रहेगी. तो विल नॉट चेंज का मतलब दैट इज इट विल रिमेन, दैट इज ऑड नंबर्स विल रिमेन इन इवन क्वांटिटी. तो भाई अब इससे क्या फायदा मिलता है मेरे को. नाउ आफ्टर 4n minus 2 operations, we will be left with only one element. इसके बाद सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, which is odd in number, वन कैसा है, या ऐसे लिख लो, वन इज एन ऑड नंबर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो लैंग्वेज में. Therefore वन इज ऑड नंबर. तो यानी कि आफ्टर 4n minus 2 ऑपरेशंस हमारे पास एक नंबर बचेगा, और अब हमें पता है कि जो टोटल नंबर और क्वांटिटी ऑड नंबर्स की वो हमेशा इवन रहती है. हेंस आफ्टर 4n minus 2 steps, odd numbers will be eliminated. And only one integer left will be even. देखो बात समझ में आई क्या. मैंने कोशिश करी है लैंग्वेज लिखने की, हालांकि देख लेंगे, मतलब ये अगर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे यू विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है. मतलब मैंने 2-4 स्टेप करके देखे, 2-3 स्टेप करके देखे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि
ऑड में से ऑड घटाने पे क्या हो रहा है, इवन में से ऑड घटाने पे क्या हो रहा है, या इवन में से इवन घटाने पे क्या हो रहा है. तो टोटल या फाइनली आफ्टर 4n - 2 स्टेप्स what I will be left with only one integer value and that integer has to be even. ठीक है भाई. तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात कि 4n - 2 स्टेप्स के बाद हमारे पास एक इवन इंटीजर बचेगा, राइट. तो अगर मेरे को सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो ये बुकिश लैंग्वेज है, आप ये भी यूज कर सकते हैं. मैंने कोशिश करी है अपनी लैंग्वेज में समझाने की. देख लेते हैं यहाँ पे भी क्या कह रहा है. इन वन मूव द नंबर ऑफ इंटीजर ऑलवेज डिक्रीजेस बाय 1. ठीक है. आफ्टर 4n - 2 स्टेप्स जस्ट वन इंटीजर विल बी लेफ्ट. ये मैंने आपको बताया ही था. टोटल 4n - 1 इंटीजर्स थे, तो 4n - 2 स्टेप्स चलने के बाद मेरे पास क्या बचेगा भाई, एक ही इंटीजर बचेगा फाइनली. नाउ इनिशियली देयर आर 2n ऑड इंटीजर्स. ये काफी इंपॉर्टेंट बात है. टोटल 4n- नंबर है जो कि उसमें से 2n ऑड इंटीजर्स है. 2n कैसी वैल्यू है, इवन नंबर है. इफ 2 ऑड इंटीजर्स आर रिप्लेस्ड, अगर 2 ऑड इंटीजर्स को रिप्लेस करते हैं हम, तो साफ साफ कह रहा है द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर डिक्रीजेस बाय 2. सही बात है. इफ वन ऑफ देम इज ऑड और बोथ आर इवन देन द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स रिमेन्स द सेम. क्वांटिटी जो है ऑड नंबर्स की वो सेम रहेगी. सो द इनवेरिएंट इज द ऑड इंटीजर्स व्हिच रिमेन्स इवन. यही इनवेरिएंट है यहाँ पर कि ऑड इंटीजर्स की जो क्वांटिटी है वो हमेशा इवन रहेगी. तो दैट इज द इनवेरिएंट हियर. So after each move, so initially it is even, so it will remain even till the end. So hence the last integer will be even number. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अच्छा क्वेश्चन था, है ना बच्चों. चलो एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं भाई. ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है. थोड़ा सा देखते हैं अभी सवाल में क्या कह रहा है. पहले एक बार सवाल को पढ़े. क्या कह रहा है कि 9 1x1 cells of a 10x10 square are infected. एक 10x10 का स्क्वायर बना लिया, जैसे एक चेस बोर्ड होता है ना 8x8 का, ऐसे एक इसने 10x10 का एक चेस बोर्ड टाइप या कुछ एक फिगर दे दी. इन वन टाइम यूनिट द सेल्स विद एट लीस्ट 2 इन्फेक्टेड नेबर्स. अगर कम से कम 2 नेबर्स इन्फेक्टेड हैं, कम से कम मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. हैविंग अ कॉमन साइड, एक साइड कॉमन होनी चाहिए अगर वो नेबर है उसका. इन्फेक्टेड नेबर के लिए इन्फेक्ट तभी होगा जब उसकी एक साइड कॉमन होगी. इट बिकम्स इन्फेक्टेड मतलब अगर मेरा पड़ोसी, मान लीजिए मेरा पड़ोसी है, उससे मेरी वॉल लग रही है, दीवार लग रही है, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा. ऐसा कह रहा है. कैन द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द होल स्क्वायर. क्या ये पूरा का पूरा स्क्वायर इन्फेक्टेड किया जा सकता है अंडर द गिवन कंडीशन, दैट इज द क्वेश्चन. हाँ भाई बच्चों, कैसे सोचें अब इस सवाल को. तो टॉपिक तो मैं इनवेरिएंट पढ़ा रहा हूं, तो यानी कुछ इनवेरिएंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है. क्या करें, कैसे सोचें, थोड़ा सा इस सवाल को पहले समझने की जरूरत है. तो मेरी एडवाइस ये है कि पॉज करें पहले तो, है ना, सोचें क्वेश्चन क्या है, तभी आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना. मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए एडवाइस यही है कि आप थोड़ा सा पहले इस सवाल को समझें, एक डायग्राम बनाए पहले, उसके बाद इसे करने की कोशिश करना. तो मैं एक फिगर ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ही कुछ चेकर बोर्ड टाइप बनाने जा रहा हूँ, है ना. एग्जैक्ट फिगर के लिए तो नहीं, मैं जब 10x10 ही मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ ताकि कुछ समझ में आएगी हो क्या रहा है. 1 2 भाई 3 4. क्वेश्चन को पढ़े बच्चों, है ना. क्वेश्चन समझ में अगर आ गया एक बार डायग्राम बनाने के बाद, तो होपफुली आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी. हाँ भाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके चलो 9 ले लिए मैंने 10x10 की जगह. एक और बनाएं क्या, देखते हैं भाई, एक लाइन और बना लेते हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है भाई. तो इसको तो यहाँ रखते हैं और ये बन गए 10. ठीक है भाई. ऐसे हॉरिजॉन्टली भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से फिगर बन जाए. एक मिनट.
हाँ भाई, ये बन गया पहला, दूसरा, ऐसे ही भाई अपन लोगों को क्या करना है, 10x10 की बनानी है। तो 1 2 3 4 5, ये थोड़ा बड़ा बन गया भाई, 5 6 7 8, हाँ भाई कितने आगे, 9 आगे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं भाई, बन गया 10x10। हाँ भाई, क्या कह रहा है अभी इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा सा टिल्टेड बन गई, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर लगे। तो 1x1 cells of a 10x10 squares are infected। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, कि वो कोई भी स्क्वायर तभी इन्फेक्टेड होगा अगर उसकी जो साइड है वो इन्फेक्टेड वाले से लगी हो और कम से कम 2 इन्फेक्टेड नेबर्स हो। ठीक है, और कितनी सेल्स दे रखी है मेरे को, 9, मतलब 9 जो है सेल्स टोटल क्या है इसमें, इन्फेक्टेड है। मान लीजिए ये व्हाइट वाली जो है ये इन्फेक्टेड है, और मान लीजिए ये इन्फेक्टेड है। जरा देखते हैं कि हो क्या रहा है। अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये वाला जो है, अगर मैं इस वाले स्क्वायर की बात करूं, हालांकि ये वाला भी होगा, मैं इसके कारण बात कर रहा हूं, तो इसकी जो साइड है वो इससे भी लगी हुई है, इससे भी लगी हुई है, तो इसके कारण ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं, तो यानी कि अपना इन्फेक्टेड एरिया ये इसमें एडअप हो जाएगा। मतलब एक तरीके से टोटल इन्फेक्टेड क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा हो जाएगा यहां तक। तो अगर तुम नोटिस करो, मेरे पास शुरुआत में ये व्हाइट वाली लाइंस इन्फेक्टेड थी, अब व्हाइट वाले में जो मेरे पास आया है इसमें 2 रेड वाली साइड और आ गई, तो टोटल इन्फेक्टेड एरिया मेरे पास यहां से लेके यहां तक हो गया। ठीक है, एक और फिगर बनाते हैं, इस बार नेबर में 3 कर लेते हैं। मान लीजिए ये इसका नेबर ले लेते हैं, इसके 3 आसपास वाले इन्फेक्टेड कर देते हैं। मान लीजिए ये 3 इन्फेक्टेड हो रहा है, ये वाला जो है, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 2 ऑफ द नेबर्स आर इन्फेक्टेड, तो मान लीजिए ये दोनों ये वाला जो है ये इससे भी इन्फेक्टेड हो रहा है, इससे भी, इससे भी। दैट मीन्स होगा क्या, ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। उस केस में तो मेरे पास जो इन्फेक्शन है वो यहां से लेके पूरा ये व्हाइट वाली जो बाउंड्रीज है और यहां तक ये पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं पूरे स्क्वायर को इन्फेक्ट कर सकता हूं, यही सवाल है। हाँ भाई, ये 3 हो गया। अब मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूं 4, कोई ऐसा देख लेता है जहां पे चारों तरफ से ये घिरा हुआ हो, ये ले लेता है। मान लीजिए ये इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बीच वाला इन्फेक्ट हो ही जाएगा। अब हो क्या रहा है, मेरे से कह रहा है कि मेरे पास 9 1x1 की जो सेल्स हैं, ये 1x1 डायमेंशन मान लेते हैं, ये सभी लंबाई और चौड़ाई सभी स्क्वायर की 1 1 है, तो ये 10x10 का स्क्वायर जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। तो क्या मैं पूरे के पूरे स्क्वायर को इन्फेक्ट कर सकता हूं, मतलब ये पूरा का पूरा रेड लाइन से ऑक्यूपाई हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं, पहले वाली फिगर की, मतलब अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं देखूं मेरे पास 9 1x1 की सेल है, अगर ये सबको सेपरेट भी ले लूं, 9 है मेरे पास, फर्क क्या पड़ेगा, मतलब अगर मैं पहले तुम देख रहे हो ये जो इन्फेक्टेड था ये कितना पेरीमीटर ऑक्यूपाई कर रहा था, अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं व्हाइट वाली, इन दोनों के कारण कितना पेरीमीटर ऑक्यूपाई हो रहा था, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन रेड होने के बाद क्या हुआ, कितना पैरामीटर इन्फेक्टेड हुआ, ये कितना पैरामीटर कवर अप हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इन्फेक्टेड एरिया जो है उसका पैरामीटर तो अभी भी 8 ही है भाई। पूरी बाउंड्री अगर मैं बना दूं रेड वाली तो क्या होगा भाई, ये रेड वाला अगर मैं ले लूं तो यही तो बाउंड्री हुई। तो पूरा पैरामीटर कितना हुआ इन्फेक्टेड एरिया का, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इन्फेक्टेड जो एरिया है, इन्फेक्टेड एरिया पैरामीटर पेरीमीटर वो अभी भी 8 ही है। शुरुआत में कितना था इन्फेक्टेड एरियाज पैरामीटर, वो पहले 8 था, अभी भी 8 ही है। अब ये वाली बात करते हैं क्योंकि एटलीस्ट 2 कह रहा था, मैंने 3 लिए थे इसके नेबर में। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं, यहां पे इन्फेक्टेड एरिया क्या है जो व्हाइट वाले से है, व्हाइट वाला जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है। मतलब इसमें कोई भी कॉमन साइड तो नहीं है ना इन तीनों में, तो इनमें सिर्फ एजेस जुड़ रही हैं आपस में, वर्टिसेस जुड़ रही हैं। तो ये कितना इन्फेक्टेड पैरामीटर है, कितना इन्फेक्टेड एरिया का जो पैरामीटर है वो कितना 12 है, 4 4 4। इन्फेक्टेड एरियाज पेरीमीटर, यहां पे भी, इस वाले में भी, ऊपर वाले में भी इन्फेक्टेड एरियाज पैरामीटर, ठीक है ना। अब जब मैंने इसकी बात करी तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये इससे भी इन्फेक्टेड है, इससे भी, तो इसको तो इन्फेक्टेड होना ही पड़ेगा। यानी कि मेरे पास टोटल अब इन्फेक्टेड एरिया कितना हो गया, इन्फेक्टेड एरिया तो मेरे पास इन 4 स्क्वायर के कारण हो गया, एरिया तो बढ़ गया। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर कितना हो गया भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हुआ कि जो इन्फेक्टेड एरिया है वो तो बढ़ गया लेकिन पेरीमीटर कम हो गया। इस बार कितना हो गया इन्फेक्टेड एरिया का जो पैरामीटर है, इन्फेक्टेड एरिया पैरामीटर, पिछली बार तो था 12, इस बार कितना रह गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 रह गया। यानी कि तुम देख रहे हो जितनी ज्यादा से ज्यादा नेबर्स से वो ऑक्यूपाई होगा या उसका नेबरिंग, जितने ज्यादा से ज्यादा नेबर्स उसके बीमार होंगे तो पेरीमीटर कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एक ये वाला भी देख लेता, लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या था भाई, ये अगर मैं देखूं ये चारों थे तो टोटल पेरीमीटर कितना था 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इन्फेक्टेड एरियाज पैरीमीटर, यह है 16 यूनिट्स। लेकिन अब जब मैंने देखा कि इसकी चारों तरफ ही बीमार लोग हैं तो ये भी इन्फेक्ट हो गया, तो एरिया तो बढ़ गया। लेकिन जरा देखोगे, मेरे को बताओगे पेरीमीटर में कितना हुआ, बढ़ा क्या, पेरीमीटर कितना हुआ, 1 2, यहां से ऊपर से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो रहा है भाई, यहां पे भी पैरामीटर और कम हो गया। इन्फेक्टेड एरियाज पैरामीटर यहां पर रह गया 12, है ना, 12 था ना, कितना था, 3 3 6 3 9 3 12। तो अब मैं क्या करूं भाई, मेरे से तो ये पूछा है कि जो ये पूरी की पूरी सेल्स है 10 क्रॉस 10 है ना, मतलब पूरा एरिया तो 100 है, 9 सेल्स मेरे पास बीमार वाली सेल्स थी जो इन्फेक्टेड थी। तो क्या मैं पूरे स्क्वायर को या 100 सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता हूं, दैट इज द क्वेश्चन। क्या समझ में आ रहा है भाई, अब इससे हम क्या करें। ये तो समझ में आ गया कि एरिया तो बढ़ रहा है इन्फेक्ट होने के कारण, लेकिन क्या मैं पूरे के पूरे स्क्वायर को इससे इन्फेक्ट कर पाऊंगा, मेरे लिए ज्यादा जरूरी चीज ये है। क्या करें भाई, कैसे सोचें, अच्छी प्रॉब्लम है। मतलब यहां पे अब तुम देखो, पहले 8 था तो 8 था, क्योंकि नेबर में कम से कम 2 तो होने चाहिए, मैंने 2 वाइट दिखाए थे, किसी एक के नेबर में 2 होने चाहिए, तो ये इन्फेक्ट हो गया था, है ना। तो क्या सोचें अब, अच्छा तुम्हारे दिमाग में, जैसे मैंने 2 वाले की बात करूं, एक और चीज मेरे समझ में आ रही है, तुम्हारे मन में ये भी आ सकता था भाई ये भी तो इन्फेक्ट हो रहा है,
तुम्हारे मन में जब 2x2 की बात कर रहे थे हम, तुमने कहा भाई मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, आपके मन में एक चीज और आ सकती थी कि ये भी तो इनफैक्ट हो रहा है क्योंकि ये भी तो इन दोनों के नेबर में आ रहा है। चलो अगर मैं ये भी ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं ये भी ले लूं तो पैरामीटर क्या आएगा, 2 2 4 2 6 2 8। पैरामीटर में नहीं कोई फर्क पड़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। मतलब जब मैं 2 स्क्वायर ले रहा हूं इनफैक्ट नेबर में, तो पैरामीटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्वायर्स या इन्फेक्टेड स्क्वायर्स बढ़ा दे रहा हूं नेबर में, पैरामीटर कम हो जा रहा है। तो क्या मैं पूरा का पूरा बोर्ड इन्फेक्ट कर सकता हूं? मुझे हाँ या ना में जवाब देना है विद रीजन। तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, क्या करें, सोच पा रहे हो? अगर तुम देखो मेरे पास टोटल पैरामीटर कितना है इस पूरी फिगर का, टोटल पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो कितना पैरामीटर है मेरे पास बच्चों? 10 10 10 10। व्हाट इज द टोटल पैरामीटर? 40। 10 10 10 10 10 करके मेरे पास 40 है। लेकिन जो मेरे पास सेल्स है उनका मैक्सिमम पैरामीटर कितना हो सकता है? जो मेरे पास 9 सेल्स हैं, मैक्सिमम पैरामीटर अवेलेबल ऑफ इन्फेक्टेड स्क्वायर्स, मैक्सिमम पैरामीटर अवेलेबल कितना है ऑफ इन्फेक्टेड स्क्वायर्स? कितना लिख दूं? 36 4 9 36, क्योंकि एक स्क्वायर का पैरामीटर 4 होगा तो 9 का 36 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम मेरे पास 36 है, मैं 40 पे तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि तुम देख रहे हो जो पैरामीटर है इन्फेक्टेड स्क्वायर्स का, अगर मेरे पास 2 स्क्वायर थे तो पैरामीटर 8 था, तो यानी कि ये स्क्वायर्स ये कर लेगा लेकिन इसके आगे ये फंस जाएगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर जैसे मैंने ये लिया था तो अब ये स्क्वायर इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने फिगर बनाई, क्योंकि इसके नेबर में सिर्फ एक ही साइड आ रहा है, दूसरा वाला इन्फेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से कोई और फिगर लूंगा तो कहीं ना कहीं जाके वो टोटल पैरामीटर पूरी फिगर को कवर नहीं कर पाएगा। तो यानी कि यहां पे जो मेरे को बात समझ में आ रही है, वो जो पैरामीटर है यहां पर इस पूरी फिगर का, दैट इज इनवेरिएंट। जो मेरे पास इन्फेक्टेड एरिया है उसका पैरामीटर तो मेरे पास 36 है, लेकिन जो फाइनल फिगर है, जो पूरी एक्चुअल फिगर है, उसका पैरामीटर है 40। तो दैट मीन्स मैं यहां पर कॉन्सेप्ट जो यूज कर सकता हूं इनवेरिएंट का, दैट इज पैरामीटर। तो देख सकते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर सोचने लायक था, क्योंकि यहां पर अब इवन ऑड वाला कंसेप्ट नहीं, मैंने तो दोनों केसेस लेके देख लिए, इसके साथ दो नेबर्स भी ले लिए, 3 नेबर्स भी ले लिए, चारों भी ले लिए। तो मुझे समझ में आ गया कि जो पैरामीटर है, जैसे जैसे स्क्वायर्स बढ़ेंगे नेबरहुड में तो पैरामीटर क्या होगा, इन्फेक्टेड एरिया का कम होता चला जाएगा, जबकि हमें तो पैरामीटर बढ़ाना है तभी तो पूरी फिगर कवर हो पाएगी, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बहुत शानदार प्रॉब्लम थी, मजा आया भाई, समझ आया? तो देख लो सॉल्यूशन, अगर लिखना है तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बाय लुकिंग एट अ हेल्दी सेल with 2, 3 or 4 infected neighbors, we observe that the parameter of the contaminated area does not increase। ये मैंने आपको बताया। आपको एक और चीज एडवाइस करता हूं, थोड़ा सा आपको शो भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि खाली लिख दिया, ये शो भी करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने शो किया है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, although the contaminated area, the parameter of the contaminated area does not increase, although it may well decrease, पैरामीटर घट भी सकता है। सो द पैरामीटर ऑफ द कंटामिनेटेड एरिया इज एट मोस्ट 36। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा कंटामिनेटेड एरिया का जो पैरामीटर है वो 36 हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 40 तक रीच करना है, एंड दिस कैन नेवर बी रीच्ड। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की पूरी सारी बातें अभी तक समझ में आई होंगी। एक और प्रॉब्लम में लेकर आ रहा हूं, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आर्थर एंजल में है ये सवाल, बढ़िया सवाल है, मे बी आपने देख भी रखा हो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनवेरिएंट के लिए तैयारी ये पढ़ाई करी हो। ये क्या कह रहा है कि एक मॉन्स्टर है, उसके 100 सिर हैं, मतलब जैसे
अपन लोग पढ़ते हैं रामायण महाभारत रामायण में कि 100 सिर थे रावण के 10 सिर थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक मॉन्स्टर है उसके 100 सिर हैं। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है वो, अ नाइट कैन कट ऑफ 15, 17, 20 और 5 हेड्स। मतलब एक नाइट है जो उसको अगर लड़ाई करता है तो या तो उसके 15 सिर काट देगा एक साथ, या 17 या 20 या 5, इस तरीके से वो काट सकता है विद वन ब्लो ऑफ हिज स्वॉर्ड। मतलब एक बार में वो ऐसे ऐसे उसकी गर्दन काट सकता है मॉन्स्टर की। इन ईच ऑफ दीज केसेस कुछ नंबर्स दे रखे हैं, न्यू हेड्स ग्रो ऑन इट्स शोल्डर। अरे बाबा, अब ये कह रहा है कि जैसे तुम उसको मारोगे उसके बॉडी पे इतने नए सिर उगाएंगे, दे विल ग्रो ऑन हिज शोल्डर इफ ऑल द हेड्स आर ब्लोन ऑफ द मॉन्स्टर डाइज। मतलब मॉन्स्टर तभी मरेगा जब उसके सारे के सारे सिर एक साथ कट जाए। मतलब लास्ट में उसके पास या तो 15 बचे या 17 या 20 या 5, बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट में, ये मतलब हुआ इसका, अगर उसको मरना है। कैन द मॉन्स्टर एवर डाई? तो भाई कभी ये मॉन्स्टर मर पाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो वापस से मैं यही कहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी में ना करें, पढ़े एक बार, है ना। मैं अभी सॉल्यूशन पे आ ही रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मन लगा के देखो भाई क्या हो रहा है इस सवाल में, है ना। तो पॉज करके एक बार सोचें, मैं अपना सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। तो भाई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, मतलब लैंग्वेज तो समझ में आ गई होगी। अब रॉकेट साइंस ये है कि इसे जस्टिफाई कैसे करें कि हम इसे मॉन्स्टर को मार पाएंगे, या ये नाइट इसे मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। ठीक है। तो अगर तुम देखो शुरुआत में मॉन्स्टर के पास कितने हैं भाई, 100 हेड्स है, 100 सिर है। अब नाइट जो है वो क्या कर सकता है, अगर मैं देखूं एक एक करके, या तो 15 काटेगा, लेकिन 15 काटेगा तो क्या होगा, 24 सिर और नए आ जाएंगे, यानी कि उस केस में इसके पास 109 हो जाएंगे, मतलब 9 बढ़ जाएंगे। अगर वो 17 काटता, 17 काटता तो 2 जुड़ जाते, कितने बच जाते, ये 85, कुछ कम हो जाते। मुझे 0 तक पहुंचना है, मतलब मल्टीपल स्टेप्स तो करने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है मैं दोबारा भी, जैसे मैंने 109 बढ़ाए थे तो हो सकता था 109 के बाद 17 काट देता मैं तो ऐसे ही 100 में से करके देख रहा हूं। अगर वो 20 घटाता तो 14 ऐड हो जाते, तो भाई यहां से कितना, 6 कम, 94 हो जाते। और यदि वो 5 घटाता या 5 सिर उसके उड़ा देता तो 17 नए आ जाते, तो 112 हो जाते। हाँ भाई, क्या हो क्या रहा है यहां पर, अगर हम देखें, और ये क्या कह रहा है, कैन द मॉन्स्टर डाई, मतलब मुझे तो क्या करना है, फाइनली 0 पे लाना है। मतलब अगर मैं ये मैंने किया, यहां मुझे को दिख रहा है इसमें कम हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, इसमें बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं बढ़ा दूं, फिर मैं एक साथ ज्यादा 24 घटा दूं, मतलब 24 सिर, ये 15 सिर काट दें, ये 24 उगाएंगे, या फिर 112 के बाद ऐसा हो सकता है कि मैं 17 काट दूं, दो आ जाएंगे, मतलब क्या होगा, 15 कम हो जाएंगे, 97 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है 100 के बाद में, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ 100 के बाद में क्या क्या कर सकता हूँ। 100 आने पे मैं ऐसे भी शुरुआत कर सकता हूँ, ऐसे भी, या वो नाइट ऐसे भी शुरुआत कर सकता है। अब उसका गोल क्या है भाई, नाइट का गोल क्या है कि उसको किल करना है मॉन्स्टर को। मतलब वो तभी होगा जब 0 सिर रह जाएंगे इसके शोल्डर पर। तो क्या सोचे भाई, क्या समझ में आ रहा, मैंने ये डेटा लिखा, यहां से तुम्हें क्या कुछ आइडिया लग रहा है, हो क्या रहा है। जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या इस क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है, जब मैं 100 से 109 पे पहुंच जा रहा हूं पहले स्टेप में, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, +9 हो रही है भाई, ये वैल्यू +9 हो जा रही है। इस वाले स्टेप की बात करूं तो कितना हो जा रहा है भाई, -15 हो जा रहा है। इसकी बात करूं तो -6 हो जा रहा है, और इसकी बात करूं तो +12 हो जा रहा है। यानी कि मेरे पास जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, मॉन्स्टर के जो सिर की है, वो इस तरीके के नंबर्स में घट रही है या बढ़ रही है। और अगर तुम इन नंबर्स को देखो, 9, 15, 6, 12,
ये चारों के चारों जो नंबर्स हैं दे आर द मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि जो मॉन्स्टर है उसके जो हेड्स की संख्या है दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या मैं ये बोल सकता हूं आफ्टर ईच स्टेप? कुछ और एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं। आप लोग कहोगे कि भाई बीच में तो ये करा, चलिए 109 वाला ले लेते हैं। अगर 109 के बाद मैं मान लीजिए क्या करता, 20 घटा देता तो 14 ऐड हो जाते, तो कितना आएगा भाई? 103 हो जाते उसके पास सर। तो देख सकते हो अभी भी क्या हुआ, 109 थे तो 103 रह गए, तो क्या हो गया? 6 का माइनस ही तो हुआ। वो तो मतलब तुम्हें यहां से भी दिख जाएगा, 15 और 24 9 बचा, 17 और 2 15 बचा, 20 और 6 14 6 बचा, 17 और 5 12 बचा। यानी कि मेरे पास जो भी हेड्स की संख्या है जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द मॉन्स्टर विल इंक्रीज, ये आपको लिखना पड़ेगा, विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ मल्टीपल ऑफ 3। यही तो कह रहा है वो। तो 3 के मल्टीपल में उसके सिर कम या ज्यादा होंगे, लेकिन मेरा तो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे तो मॉन्स्टर को 0 सर तक ले जाना है, उसके जो हेड्स की संख्या है वो 0 हो जाए तो मेरा गोल फुलफिल हो जाएगा। तो क्या करूं भाई? क्या मैं इसके हेड्स की संख्या को 0 पे ले जा सकता हूं? कैसे सोचूं? यानी कि अगर मेरे को 0 पे लाना है उसकी हेड्स की संख्या को, टू मेक द मॉन्स्टर डाई, the number of heads should be what? 0। लेकिन अपने पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 के मल्टीपल में कम या ज्यादा हो रहा है। यानी कि 0 तभी आ सकता है जब मेरे पास हेड्स की जो संख्या बचे, एक ऑपरेशन करने के बाद या 2 ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर आया या काउंटिंग आया, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर होगा तो मैं कम करता जाऊंगा 3 3 के मल्टीपल में और फाइनली 0 पे पहुंच जाऊंगा। Which could be possible to make the monster die, number of heads should be 0, which is possible if number of heads can be a multiple of 3. If the number of heads can be a number of heads left can be a multiple of 3 after the operation, जब हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मैं को ये तो पता ही है 3 3 के मल्टीपल में कम होने, तो मेरे पास जो संख्या बचनी चाहिए वो कैसी बचनी चाहिए? 3 के मल्टीपल में बचनी चाहिए। बट इनिशियली वी हैड 100 हेड्स, और 100 क्या होता है? वेयर 100 इज 1 mod 3। यानी कि 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यानी कि 0 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जब भी तुम्हारे पास हेड आएंगे 1 mod 3 है 100, तो हमेशा 100 में जो नंबर ऐड होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। सो वी कैन नेवर रीच, कुछ भी नंबर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो एट एनी स्टेप वी कैन नेवर रीच अ नंबर वेयर we will get 0 as the mod 3. So we can never get, या आप यहाँ पे ये भी लिख देना, but initially we had 100 heads where 100 is equal to 1 mod 3. So at any step we will not get a number
मान लेते हैं से n विच इज 0 mod 3, therefore n can never be 0 mod 3. Hence I can definitely say that the monster will not die. Therefore monster will never die in this particular problem. तो आपको समझाना भी पड़ेगा भाई, थोड़ा सा लिख के भी समझाना पड़ेगा लैंग्वेज। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ हेड्स है मॉन्स्टर के वो 3 के मल्टीपल में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो फाइनली जो मेरे पास हेड्स की संख्या बचेगी वो 3 के मल्टीपल में नहीं बचेगी, क्योंकि इनिशियली मेरे पास 100 मॉन्स्टर थे। तो 100 में कुछ भी जोड़ूंगा 3 का मल्टीपल, तो फाइनली मेरे पास 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि हेड्स की जो संख्या है उसके जो मॉन्स्टर के सिर पे हेड लगे हैं वो 3 के मल्टीपल में कम या ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बढ़िया प्रॉब्लम थी, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो कुल मिला के बच्चों इनवेरिएंट में अगर आप देखें तो हमें करना क्या है। इनवेरिएंट यहां पर क्या था, यहां पे व्हाट वाज द इनवेरिएंट, अगर मैं पूछूं आपसे, इनवेरिएंट वाज द नंबर ऑफ हेड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाज अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट वाज द इनवेरिएंट, है ना। यहां पे इनवेरिएंट क्या है, इनवेरिएंट इज नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द मॉन्स्टर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय अ मल्टीपल ऑफ 3। इससे पिछले वाले सवालों में या सबसे पहले जो सवाल मैंने करा था वो प्लस माइनस वाला, वहां पे भी क्या हो रहा था, इवन क्वांटिटी से कम या ज्यादा हो रहा था जब हम घटा रहे थे, 1 से लेके 6 तक का जब हमने सम किया था। उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था ये इसमें पैरामीटर इनवेरिएंट था, ठीक है ना। तो पैरामीटर वाज द इनवेरिएंट हियर, राइट। तो आपको क्वेश्चन में एक बार मैंने लिख के देखना पड़ेगा, इनवेरिएंट हियर इज द पैरामीटर। नेट पैरामीटर तो मेरे पास क्या है 40 था ना इसमें। उससे पिछली प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो 4n-2 स्टेप्स हमने करे थे, तो जो इंटीजर बचा रहा था वो हमेशा कैसा बन जा रहा था, कम होती जा रही थी। तो इवन नंबर से क्वांटिटी कम चेंज होती जा रही थी, यही क्वेश्चन था ना। हाँ, ऑड इंटीजर की जो संख्या थी वो इवन नंबर से कम हो रही थी। तो इनवेरिएंट वाज दैट कि ऑड नंबर्स वर चेंजिंग बाय इवन क्वांटिटी, दैट वाज द इनवेरिएंट। और इस वाले में जो क्वेश्चन ये था 1 से लेके 6 तक, तो व्हाट वाज द इनवेरिएंट कि whenever we change the positive with negative the net result change by an even number, so that was the invariant। तो होपफुली आपको काफी सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी है, कुछ बेसिक बातें करी है मैंने समझाने के लिए, राइट। तो होपफुली आपको बहुत क्लियर हो गया होगा इनवेरिएंट। तो एक बार अगर आप बेसिक्स पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको थोड़ा एक सोचने का तरीका मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने आपको, इन कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू मैंने आपको इनवेरिएंट का मीनिंग समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आप करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन इससे आपका कुछ बेस बन गया होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। तो होपफुली आई हैव एडेड अ सर्टेन वैल्यू इन यू पीपल। और अगर आप में से कुछ लोगों के, या मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक के भी समझ में आ गई ये बात जो कि आनी चाहिए और आ भी गई होगी, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा। तो मैं सोचूंगा कि ये लेक्चर में मतलब मेरा रिकॉर्ड करना एक अच्छा रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। तो और अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं फिर आगे कुछ और लेक्चर्स के साथ। गुड बाय।